नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन पाठ के अंतर्गत संगठन, जो कि इसका पाठ नंबर 5 है, इसके विषय प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। सबसे पहले किसी भी विषय की प्रस्तावना, उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। तो इसी के अंतर्गत सर्वप्रथम अधिगम उद्देश्य, इसके क्या क्या महत्व हैं, इसका उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया क्या रहेगी, इसको किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। पहले संगठन की अवधारणा को परिभाषित करना बताएंगे। तत्पश्चात संगठन की प्रक्रिया के बारे में व्याख्या करेंगे। फिर संगठन के महत्व का वर्णन करेंगे। कार्यात्मक संगठन के अर्थ के बारे में, उसके गुण व दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत आने वाला प्रभागीय संगठन, इसके अर्थ, गुण व दोषों की चर्चा भी इसी अध्याय में की जाएगी। औपचारिक व अनौपचारिक दो प्रकार के संगठन होते हैं, उनके बारे में, उनके गुण दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों में अंतर क्या होता है, दोनों के बीच में किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनकी मूलभूत अंतर के बारे में भी हम जानेंगे। अधिकारों के अंतरण और विकेंद्रीकरण, इसकी अवधारणा को भी विस्तार से जानेंगे। इसके अतिरिक्त अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण, इन दोनों के बीच का अंतर भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। संगठन की आवश्यकता ही क्या है, हमें ये चाहिए ही क्यों होता है। तो सबसे पहले बच्चों, किसी भी चीज के बारे में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, तो मूलभूत जो प्रश्न खड़ा होता है वो यह है कि हमें इस चीज की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ऐसा क्या कारण है कि हमें संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता महसूस होती है। तो इसे समझने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक में दी गई एक केस की स्टडी करनी पड़ेगी। वही उसी से हमें पता चलेगा कि संगठन की जरूरत क्यों और कब पड़ती है। तो बच्चों, आगे बढ़ने का एक रास्ता है जिसका नाम है विप्रो। विप्रो के बारे में शायद आपने पहले कभी पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये अभी तक पूर्णतया वहां तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन इसके लक्ष्य निश्चित रूप से इसकी पहुंच के दायरे में है, इसकी सीमा में है। ये एक लक्ष्य निर्धारित करके चलने वाली कंपनी है। भारत की विशालतम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समाधान संभरक में एक विप्रो टेक्नोलॉजीज, जिसके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, IBM और एक्सचेंजर इसकी तरह अपने प्रयत्नों से विश्व की सबसे विशाल और सर्वाधिक सफल टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनियों में शामिल की जाने वाली कंपनी विप्रो है। विप्रो, जो कि आज वर्तमान में 45,000 व्यक्तियों को रोजगार के साधन प्रदान करती है, उसकी विकास दर 30% वार्षिक होने वाली है। तो बच्चों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका टर्नओवर कितना बड़ा होगा। मैं नहीं समझता कि 1,50,000 या 2 लाख व्यक्तियों की वृद्धि कोई अपराजेय चुनौती है। प्रेम जी, जो कि सभापति चेयरमैन है विप्रो के, उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा विश्वास है कि एक्सचेंजर जैसी कंपनियां जब 2 वर्षों में 20,000 व्यक्तियों की वृद्धि कर सकती हैं, 20,000 लोगों को अपने साथ जोड़कर चल सकती हैं, उनका विकास कर सकती हैं, तो हमारी विकास परियोजना असंभव नहीं है। अर्थात मनुष्य जो भी चाहे वह कर सकता है। ठीक यही इस कंपनी का टारगेट है। पिछले कुछ महीनों में विप्रो स्वयं ही उत्पादन की कुछ इकाइयां, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस, इंजीनियरिंग, वित्तीय सेवाएं, इनमें सहायक कंपनियों में बढ़ चुकी है, इनका विभाजन हो चुका है। इसकी कई प्रकार की विंग्स बन चुकी हैं, जिनके अंतर्गत ये कंपनी आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करती है।
प्रत्येक सहायक कंपनी की वार्षिक आय लगभग $300 मिलियन है और वह अपनी लेखा पुस्तकों में और कार्मिक तथा प्रशासन कार्यों में आत्मनिर्भर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी पर भी निर्भर नहीं है। विप्रो केंद्रीकृत प्रबंध व्यवस्था से विकेंद्रीकृत प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी है। विकास का उत्तरदायित्व प्रत्येक इकाई के प्रबंधन का है। प्रेम जी ने यह भी कहा कि हमने अपने संगठन के स्तर में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया, कोशिश की और हमने अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं को उच्च श्रेणी की जिम्मेदारियां देकर शक्तिशाली बनाया। हमने सभी स्तरों के कार्यकर्ताओं को हटा दिया। विप्रो सेवादाता से उत्पाद विकासक की ओर बढ़ रही है, अग्रसर रही है। आज इसके साझेदार दूसरी कंपनियों के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्पाद के विकास में अनुभव और नाम को मान्यता दिलाने के लिए लगे हुए हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि इस विषय के बारे में था। अब हम आगे चलते हैं। जब योजनाएं तैयार की जाती हैं, जब योजनाएं बना ली जाती हैं और उद्देश्यों को सुनिश्चित कर लिया जाता है कि इस कंपनी के ये उद्देश्य रहेंगे, इन्हें हमें प्राप्त करके करना है, तो अगला कदम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को संगठित करना होता है। बच्चों, आपको पता है किसी भी कार्यक्रम के लिए, कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें रिसोर्सेस को, संसाधनों को एकत्रित करना बहुत जरूरी हो जाता है। नियोजन की प्रक्रिया में निर्धारित लक्ष्यों को पाने में संगठन के कार्य को ढांचाबद्ध करना, एक ढांचा उसका क्रमबद्ध तरीके से संचालित करना और गतिशील व्यवसायिक पर्यावरण को अपनाना जटिल समस्या होती है। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल विकट स्थिति होती है। उद्यम की क्रियाएं इस प्रकार से संगठित होनी चाहिए कि योजनाएं आसानी से बिना किसी बाधा के स्मूथली चल सकें। विप्रो का विश्व में सफल टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में उभर कर आना ये साबित करता है कि वे अपने लक्ष्य की ओर जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि योजनाओं को लागू करने में संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विप्रो ने ऐसा क्या किया जो आज वह विश्व स्तर पर विश्व के विश्वव्यापी दिग्गजों में से एक दावेदार शक्ति बन चुका है? क्या विप्रो से हमें कुछ सीखने को मिलता है? तो बच्चों, हम देखते हैं कि विप्रो से हम क्या सबक ले सकते हैं कि हम भी आगे बढ़ सके और बाकी उद्यमी भी आगे बढ़ सके। विप्रो ने अपने आप को इस प्रकार से संगठित किया कि अन्य लक्ष्यों पर ग्राहक अनुस्थापन हावी हो गया और उत्पादन रेखा के आधार पर विविधता देखने को मिली। प्रबंध सोपानी के संबंधों में इस प्रकार से सुधार किया गया कि वे लक्ष्य के अनुरूप थे, लक्ष्यों से हटकर नहीं थे, वे लक्ष्यों के अनुरूप चलते थे। इसी वजह से उनको इतनी तरक्की हासिल हुई। प्रबंध के सोपानों के संबंधों में इस प्रकार से सुधार लाया गया कि वे लक्ष्य के अनुकूल बने रहे। प्रबंध का संगठन कार्य ये विश्वास दिलाता है कि प्रयास नियोजन में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर ही निर्देशित होते हैं और संसाधनों का उपयुक्त उपयोग किया जा सकता है तथा व्यक्तिगण सामूहिक हितों के लिए एकत्रित होते हैं और प्रभावी ढंग से कार्य को करने में सफल भी होते हैं। इस प्रकार ये प्रभावपूर्ण प्रबंध के संदर्भ हैं ताकि संगठन कार्य अपना महत्व हासिल कर पाए। योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने का ये एक महत्वपूर्ण साधन है। संगठन कार्य
संगठन जन संरचना का निर्माण करने में नेतृत्व की भूमिका अदा करता है, जिसमें भूमिकाओं का रूपांकन सम्मिलित होता है, जिसे उपयुक्त और निपुण पारखी व्यक्तियों के द्वारा भरा जाता है, और इन भूमिकाओं को निभाने के लिए आपसी संबंध को समझाया जाता है, ताकि कर्तव्य को निभाने में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए और स्पष्टीकरण रहे, तथा परिणामों के उत्तरदायित्व और क्रियाओं के तार्किक वर्गीकरण के लिए आवश्यक हो। संगठन का क्या अर्थ है? तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि संगठन कहते किसे हैं। संगठन संरचना किस प्रकार की जाती है, इसे हम एक साधारण से उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि विद्यालय का उत्सव, कभी जो विद्यालय में एनुअल फंक्शन करते हैं या कोई फेस्टिवल आयोजित करते हैं, कोई मेला, कोई सेमिनार लगाते हैं, तो कैसे, कितनी उत्साह से, किस प्रकार मनाते हैं? बच्चों में इतना जोश कहाँ से आता है? जैसे उदाहरण के लिए वार्षिक उत्सव, सालाना उत्सव हर स्कूल में, हर विद्यालय महाविद्यालय में साल में एक बार आयोजित किया जाता है। बच्चों, आप सबने भी देखा होगा। ये सारा कार्य इस सम्मेलन से, इस वार्षिक सम्मेलन से संबंधित सभी कार्य ग्रुपों में, छोटे छोटे विभागों में बांट दिया जाता है, ताकि किसी के एक के ऊपर कोई भी बर्डन ना आए। प्रत्येक ग्रुप अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। जैसे खाद्य समिति, जो कि खाने के बारे में रूपरेखा बनाएगी, क्या क्या सम्मेलन में रखा जाएगा। सजावट समिति, जो कि डेकोरेशन का काम देखेगी, स्कूल को किस तरह से सजाया जाएगा, अंदर से बाहर से। टिकट समिति, कूपन रखे जाएंगे या टिकट्स का आयोजन किया जाएगा। इन सबके अपने अपने छोटे छोटे कार्यक्षेत्र होते हैं, उनको इसी क्षेत्र में काम करने हेतु प्रेरित किया जाता है। यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर एक स्कूल के एनुअल फंक्शन को कार्य रूप में परिणित करने में सम्मिलित किए जाते हैं। ये संपूर्ण कार्य एक प्रभारी के नेतृत्व में किया जाता है। कोई एक उसका लीडर होता है, जिसकी अगुवाई में ये सब कार्य किया जाता है, जिसकी डायरेक्शन में ये सब कार्य प्रतिभूत होते हैं। सभी ग्रुपों में आपस में तालमेल बनाया जाता है। सभी ग्रुप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को अपडेटेड रखते हैं, जानकारियां देते हैं, और प्रत्येक ग्रुप को अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को स्पष्टता समझने के लिए सामंजस्य स्थापित करना होता है। ये सभी क्रियाएं संगठन कार्य का ही अभिन्न अंग होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। संगठन निश्चित तौर पर मानवीय प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करता है और संसाधनों को भी जोड़ता है, दोनों को एकत्र करता है और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। संगठन को बतौर एक प्रक्रिया, जो कि योजनाओं को, कार्य के स्पष्टीकरण, कार्यशैली, आपस में संबंध, संसाधनों को प्रभावशाली ढंग से काम पर लगाना, इन सबको लागू करना, ये सब कार्य होते हैं। चिन्हित लक्ष्य व इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के रूप में भी हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो संगठन की अवधारणा क्या है? बच्चों, लुइस एलन ने कहा था कि संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कार्य को समझने और वर्गीकरण करने, अधिकार अंतरण को परिभाषित करने तथा मनुष्यों को अत्यधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए संबंध स्थापित करता है। थियो हेमन, जो कि एक विश्लेषक थे, उनके अनुसार संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों को परिभाषित व वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है और
उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार संबंधों को निश्चित किया जाता है। तो एक प्रश्न उठता है कि विप्रो वर्तमान में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। हमने पहले पढ़ा पाठ के आरंभ में कि विप्रो, इसके कई सारे ऑप्शंस हैं, 40,000, 45,000, 50,000 या 55,000। तो बच्चों इसका उत्तर है 45,000। विप्रो वर्तमान काल में 45,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। प्रश्न 2, विप्रो का चेयरमैन कौन है। मैंने आपको शुरू में बताया था बच्चों कि विप्रो के चेयरमैन है प्रेमजी सभापति। प्रश्न नंबर 3, हमने अपने संगठन के स्तर में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया तथा हमने अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं को उच्च श्रेणी की जिम्मेदारियां देकर शक्तिशाली बनाया। हमने सभी स्तरों के कार्यकर्ताओं को हटा दिया। इन पंक्तियों के वक्ता कौन है और वक्ता किस कंपनी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इन पंक्तियों के वक्ता हैं प्रेमजी सभापति, जो कि विप्रो के चेयरमैन है, और विप्रो है उस कंपनी का नाम जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस अध्याय में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अपने अगले अध्याय में। धन्यवाद।